विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो वीडियो होगा बाइंग गाइड फॉर रेफ्रिजरेटर, ये बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको 100% पसंद आएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। कैपेसिटी, आपको कितने कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए, तो चलिए अभी बताता हूँ। अगर आप कपल हैं तो 150 लीटर से लेकर 230 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर एकदम सही रहेगा। 3 से 5 लोग हैं तो 230 लीटर से लेकर 350 लीटर तक। 6 से 7 लोग हैं तो 350 लीटर से लेकर 450 लीटर तक। देन 8 से 9 लोग हैं तो 450 लीटर से लेकर 600 लीटर तक। एंड एट लास्ट 10 से 11 लोग हैं तो 600 लीटर से लेकर 750 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर एकदम सफिशिएंट रहेगा। ये जो मैंने अभी कैपेसिटी बताया ना, ये एक एवरेज बताया है कि इतने लोगों को इतना कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर का नीड होता है। लेकिन अगर आपका फैमिली का नीड कुछ ज़्यादा ही है तो ऑब्वियसली आपको बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। स्पेस इन योर होम, आप अपने घर में जहाँ पे नया रेफ्रिजरेटर रखने वाले हैं वहाँ पे स्पेस देख लीजिएगा, और जो नया रेफ्रिजरेटर लेंगे उसका डायमेंशंस देख लीजिएगा प्रॉपरली। कहीं ऐसा ना हो नया रेफ्रिजरेटर तो आ गया बट उसके लिए प्रॉपर जगह ही ना हो, ठीक है। और जो दरवाज़ा खुलता है रेफ्रिजरेटर का तब भी वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि अच्छा खासा जगह चाहिए होगा रेफ्रिजरेटर के लिए। डीफ्रॉस्टिंग, ये डीफ्रॉस्टिंग क्या होता है ना, बर्फ़ का पिघलना। जो आपके फ्रीजर में जब बर्फ़ जमता है ना उसका पिघलना। इसमें 2 कैटेगरी आता है, 2, ठीक है, एक मैनुअल और एक ऑटो। मैनुअल में क्या करना पड़ेगा, आपको एक बटन दाबना पड़ेगा जिससे कि वो आइस जो साइड में जमा रहेगा वो पिघल जाएगा। एंड ऑटो में आपको वो बटन दाबने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होगा। तो ये होता है ऑटो एंड मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग। जैसे इंसानों का भी दिल होता है ना, वैसे रेफ्रिजरेटर का भी अपना दिल होता है और उसे कहते हैं कंप्रेसर। और इसका मेन काम है रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखना। इसमें भी 2 कैटेगरी आते हैं, एक इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। तो चलिए इसके बारे में समझाता हूँ। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमेशा 100% स्पीड पे चलता है, और जब ये 100% स्पीड पे चलता है तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाने के बाद, मतलब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को मीट करता है तब वो बंद हो जाता है, ठीक है। और जब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो वापस से ऑन हो जाता है। ये ऑन ऑफ के चक्कर में ना नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू इन्वर्टर कंप्रेसर। अब इन्वर्टर कंप्रेसर बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल स्पीड पर चलता है। मीन्स इसका जो कंप्रेसर का स्पीड है वो चेंज होते रहता है। और वो कैसे होता है अभी समझाता हूँ। देखिए, वो पहले 100% स्पीड पे चलेगा और वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाएगा, और वो जब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चला जाएगा तो इन्वर्टर कंप्रेसर बंद नहीं होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि वो ऑन ऑफ का चक्कर इसमें नहीं होगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होगा। सो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। अब आप सोच रहे होंगे तो ऑब्वियसली इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं, लेकिन नहीं, रुकिए। अगर आप घर के लिए ले रहे हैं तो इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में रेफ्रिजरेटर बहुत कम खुलता और बंद होता है कंपेयर टू किसी कमर्शियल जगह पे। कमर्शियल जगह पे बहुत ज़्यादा खुलता बंद होता है ना, और वही घर पे तो कभी कभी खुलता बंद होता है। इससे क्या होगा कि इन्वर्टर कंप्रेसर मस्त चलेगा, जिससे वो आपको अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करके देगा। फिर अगर आप कमर्शियल जगह के लिए रेफ्रिजरेटर लेने वाले हैं तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये क्यों, अभी समझाता हूँ। देखिए, कमर्शियल जगह पे क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर बार बार खुलता और बंद होता है, जिससे कि उसको हमेशा कूलिंग का नीड होता है, और उसको कूलिंग का नीड होगा तो कंप्रेसर क्या होगा, हमेशा चलते रहेगा। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 100% तो चलता ही रहता है ना, और तो वो ठंडा देते रहेगा अच्छे से। और वही अगर आप ये सोचेंगे कि इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ले लेते हैं यहाँ पे, तो बात एक ही पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी तो 100% कूलिंग कैपेसिटी पे चलेगा ना, क्योंकि बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है, तो बात एक ही पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं प्रीफर कर रहा हूँ नॉन इन्वर्टर को, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू इन्वर्टर कंप्रेसर। मार्केटिंग ट्रिक ऑन कंप्रेसर, कोई ब्रांड बोलेगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो कोई बोलेगा हमारे रेफ्रिजरेटर में स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो फिर कोई और बोलेगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर में इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। ये जो मैंने अलग अलग नाम बताया ना, ये बस नाम अलग है बट काम सेम है, समझे। ये ब्रांड्स इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके इतने अच्छे अच्छे नाम से। और एक बात है, ताकि वो अपने आप को बाकी सब ब्रांड से अलग भी दिखा सके, ठीक है। इन्वर्टर कंप्रेसर 50% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। ये बात झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है।
20 to 30% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। ठीक है, ये बात सच है। फैंसी नेम ब्रांड्स क्या करेंगे ना, कुछ नॉर्मल फीचर को एकदम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि एक नॉर्मल सा बॉटल रखने का जगह होगा तो उसको नाम दे देंगे लाइक बिग साइज गुड क्वालिटी बॉटल कीपिंग स्पेस, ताकि आपको लगे यार इस तेरी इतना अच्छा फीचर, इतना अच्छा स्पेस दे रहे रखने के लिए। बट ऐसा नहीं है, वो कुछ नॉर्मल फीचर उसको बाहर चढ़ा के बोल देंगे ताकि आपको माइंड डाइवर्ट कर सके। ठीक है, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको देखना है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, स्पेसिंग कैसा है रेफ्रिजरेटर में, उसका वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब देख के आपको रेफ्रिजरेटर लेना है। और मैंने वीडियो बना दिया है सारे बजट रेंज में, 20,000, 15,000, 25,000 लाइक दिस। ठीक है, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी रेफ्रिजरेटर लेने जाए, चाहे ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, आपको कैपेसिटी में हमेशा नेट कैपेसिटी देखना है, ग्रॉस कैपेसिटी नहीं देखना है। नेट कैपेसिटी क्या होता है? एक्चुअल यूजेबल स्पेस। ग्रॉस कैपेसिटी क्या होता है? यूजेबल स्पेस प्लस नॉन यूजेबल स्पेस। तो समझदारी इसी में है ना कि आप नेट कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर लें। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट बताने क्या जरूरत था, तो मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप किसी शॉप में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके बोलते हैं कि मुझे 260 लीटर वाला कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर चाहिए। ठीक है, तो सेल्स में आता है, बोलता है ठीक है सर मिल जाएगा। फिर वो आपको दिखाया जाता है कि ये लीजिए सर 260 लीटर ग्रॉस कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर। तो आप बोलते हैं ठीक है फिर पैक कर दो। बट वो वहाँ पे आपको चीट कर दिया, वो 260 लीटर का ग्रॉस कैपेसिटी आपको दिया है, लेकिन आपको एक्चुअल में नीड है 260 लीटर नेट कैपेसिटी वाला। ठीक है, आपको हमेशा नेट कैपेसिटी किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल यूजेबल स्पेस होता है एंड ग्रॉस कैपेसिटी क्या होता है? यूजेबल स्पेस प्लस नॉन यूजेबल स्पेस। सो वो आपको 20 से 30 लीटर का चूना लगा दे रहा है, समझे? अब वो कैसे? ग्रॉस कैपेसिटी ना थोड़ा ज़्यादा होता है एंड नेट कैपेसिटी थोड़ा कम होता है। लाइक 260 लीटर जैसे मैंने बोला, वो एक्चुअल में 230 या 240 लीटर का होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा चूनाबाजी कर दिया ना वो, तो ये चूनाबाजी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब से बस नेट कैपेसिटी ही दिखाया जाए स्टार लेवल पे। सो अब से 2023 एंड 2024 के मॉडल सब में ही अब नेट कैपेसिटी ही मिलेगा स्टार लेवल में। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट, ये क्या करता है ना, रेफ्रिजरेटर को बाहर के इन्वायरमेंट से कट करता है, यानी कि सील कर देता है, जिससे कि बाहर का फंगाई या फिर बैक्टीरिया अंदर इंटर ना कर पाए। और जब इंटर नहीं कर पाएगा तो आपका फूड ज़्यादा तक फ्रेश रह पाएगा एंड हाइजीनिक रह पाएगा। टेफन ग्लास, इसका और एक नाम है टेम्पर्ड ग्लास। ये बहुत मजबूत होता है और जो रेफ्रिजरेटर में जो शेल्फ होते हैं ना, वो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो यही होता है टेफन ग्लास। कन्वर्टेबल मोड्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं और होंगे भी क्यों ना, ब्रांड्स इतना पैसा जो ठूस रहे हैं इसको एकदम अच्छे से मार्केट करने के लिए। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तभी लेना है। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ होता क्या है। ठीक है, कन्वर्टेबल मोड्स जैसे कि नाम बोला, कन्वर्टेबल, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रिज को फ्रीजर बना सकते हैं, फिर फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं, फ्रिज को ऑन रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कन्वर्टेबल मोड्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैसा रिक्वायरमेंट होगा तभी लेना है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप कन्वर्टेबल मोड्स नहीं लेंगे तो आप थोड़ा पैसे भी बचाएंगे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, इंडिया में जनरली 4 तरह के रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है। एक होता है सिंगल डोर, वो तो आप सब जानते ही है, सिंगल डोर। ठीक है, फिर होता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर, ऊपर में फ्रीजर रहता है, नीचे में फ्रिज रहता है। फिर आता है ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर, इसमें ऊपर में फ्रीजर, बीच में फ्रिज एंड नीचे में वेजिटेबल रखने के लिए सेपरेट चेम्बर रहता है। एंड 4th नंबर पे आता है साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। ये होता है एकदम अलमारी जितना बड़ा। ठीक है, उसको आपको ऐसे पकड़ खोलना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, एक साइड फ्रीजर होता है और एक साइड फ्रिज होता है। ये जनरली जिसका बहुत बड़ा फैमिली होता है ना, उसके लिए होता है। वैल्यू फॉर मनी रेफ्रिजरेटर, आपको सस्ता रेफ्रिजरेटर के चक्कर में नहीं पड़ना है। लाइक 20,000 के बजट रेंज में ज़्यादातर ब्रांड्स आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर देते हैं। ठीक है, और वही कुछ ब्रांड्स 20,000 के बजट रेंज में डबल डोर भी देते हैं, लेकिन आपको नहीं लेना है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, जब इतना सारा ब्रांड्स जो सिंगल डोर दे रहे हैं और ये डबल डोर दे रहा, तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना, तो वो उसके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उसको कॉस्ट कटिंग तो कहीं तो करना होगा ना, तो क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग कर देंगे। इसीलिए आपको वैल्यू फॉर मनी वाला रेफ्रिजरेटर लेना है। और मैंने वही सब देख कर एकदम अच्छा बिल्ड क्वालिटी वही सब देख के बाकी सब वीडियो बनाया है हर एक बजट रेंज में, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टार रेटिंग, आपके रेफ्रिजरेटर पे जितना ज़्यादा स्टार होगा ना, वो उतना कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सो ज़्यादा स्टार लीजिए और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कीजिए। स्टार लेवल, अभी के जो रेफ्रिजरेटर हैं 2023 और 2024 के,
उनके स्टार लेवल के वैल्यू तो एकदम सही है। जो 3 स्टार के वो 3 स्टार के कहलाएंगे, जो 4 स्टार के वो 4 स्टार के, एंड बाकी सबके वैसे भी। लेकिन जो 2022 और उसके पहले के जो स्टार लेवल के वैल्यू है ना, वो 1 स्टार से गिर गया है। मतलब अगर वो 4 स्टार के हैं तो वो 3 स्टार के कहलाएंगे, अगर 3 स्टार के हैं तो 2 स्टार के कहलाएंगे, एंड बाकी आप तो खुद समझदार हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पुराना मॉडल लेंगे तो 1 स्टार गिरा हुआ मिलेगा आपको। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन, आपको स्टार लेवल पे एनुअल एनर्जी कंजम्पशन दिखेगा, लाइक 194 यूनिट या फिर 200 यूनिट। तो आप बोलेंगे ओह बस इतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा पर ईयर, अच्छी बात है। बट ऐसा एकदम नहीं है, ये डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आएगा, कम यूज़ करेंगे तो कम आएगा। और जो ये 194 यूनिट या फिर जो भी यूनिट दिया रहता है ना स्टार लेवल पे, वो BE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, वो टेस्ट कंडीशन में कुछ परफॉर्म करके वो रेटिंग्स देते हैं, ठीक है, कि इतना इलेक्ट्रिसिटी लगभग कंज्यूम करेगा। तो आपको उस पर डिपेंड नहीं रखना, आपके यूसेज पे टोटली डिपेंड करता है। स्टेबलाइजर, अभी के ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर में इनबिल्ट स्टेबलाइजर आते हैं, तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा करंट फ्लक्चुएशन होता है, बहुत अप एंड डाउन होता है करंट का, तब आपको एक अलग से स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए, नहीं तो आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा। तो ये थे बेस्ट बाइंग गाइड फॉर एनी रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब जाइए, आपको जो रेफ्रिजरेटर लेना है ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि A to Z सब कुछ बता दिया है। तो बहुत बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ गाइस। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए वीडियो को। एंड हाँ, मैंने सारे बजट रेंज में वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं।